नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गोदी मीडिया बीते कुछ सालों में इतना ज्यादा बेशर्म हो चुका है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कुछ पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की भक्ति में लीन रहना है और सिर्फ चाटुकारिता करनी है। लेकिन गोदी मीडिया में भी 3 तरह के एंकर हैं, एक कम जहरीले, एक ज्यादा जहरीले और एक अति ज्यादा जहरीले। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं एक एंकर है जिनका नाम है दीपक चौरसिया। पेन किलर वाले एंकर दीपक चौरसिया, जो कि अब जी न्यूज में है। ये दीपक चौरसिया एक दौर में टीवी चैनलों को सबसे चमकता हुआ चेहरा हुआ करते थे। कहने को तो इनको पत्रकारिता करते 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज जिस दुर्गति में उनका करियर है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद फिर से अपने करियर को ट्रैक पर लाने के लिए दीपक चौरसिया अब हर हद पार करने के लिए तैयार है और हर हद पार को करने में लग भी गए हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दीपक चौरसिया ने अपनी लाइव डिबेट के दौरान ऐसी भाषा बोली है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। दरअसल दीपक चौरसिया अपनी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नमाजवादी कह रहे हैं और एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको मिर्ची लगी है तो इसका मतलब आप हैं ही ऐसे, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो फैक्ट पर ही बोलता हूँ। और बार बार इसी तरह की चर्चा जो है वो अपनी डिबेट में कर रहे हैं। इस पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की। लेकिन आखिर इस तरह की हिम्मत इन एंकरों की होती कैसे है? आखिर जो विपक्ष के नेता है वो इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों इनका बॉयकॉट नहीं करते हैं? इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राशिद जहीर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर क्या लगता है कि आखिर इसमें गलती किसकी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की या फिर दीपक चौरसिया जैसे एंकरों की? क्योंकि विपक्ष को तो पता होना चाहिए कि दीपक चौरसिया जैसे लोगों के शो में जा रहे हैं तो उनको कोई सम्मान तो मिलने वाला है नहीं, तो फिर आखिर ये प्रवक्ता जो है ऐसे लोगों के शोज में जाते ही क्यों है? एक्चुअली निधि, इनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अपनी सूचनाओं को किसी प्रकार से स्प्रेड करना है देशवासियों के सामने, तो जाहिर सी बात है गंदी ही सही, लेकिन इसी बस में होके सवार होके जाना है। मजबूरी है कांग्रेस को और गठबंधन को। आपको मालूम हो कि पिछले दिनों कुछ लोगों का उन्होंने बायकॉट कर दिया था, कुछ एंकर्स जी का, लेकिन चैनल को वो भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको मालूम है कि देश के अंदर ये जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, दरअसल यही एक प्रचार और प्रसार का बड़ा माध्यम है। और एक बात मैं और बताऊं आपको कि भारत के जो लोगों की टेंडेंसी है, अमिताभ बच्चन जब शुरू में आए थे तो उनकी जो मांग थी बालों की वो बीच में होती थी, समझ गए। सलमान खान आए तो साइड में हो गई। ये बॉलीवुड से यानी कि टीवी से इतने ज्यादा प्रेरित रहते हैं भारतीय दर्शक कि साउथ के अंदर तो मंदिर बना देते हैं एक्ट्रेस का। तो ये टीवी पर आने वाला बंदा इनके लिए सेलिब्रिटी होता है। ये भी लोग सेलिब्रिटी थे जब तक सूचना दे रहे थे, लेकिन इनकी जी मजबूरी है भाटी साहब की या बाकी प्रवक्ताओं की या कांग्रेस के लोगों की या विपक्ष के लोगों की कि जाएं तो कहां जाएं। लेकिन इसमें गलती इनकी इनसे बड़ी क्या है, आपकी और मेरी है। जब रवीश कुमार बहुत पहले कह गए कि टीवी देखना बंद कर दो, ये दंगाई बना रहा है आपको, तो दीपक जी चौरसिया तो वो काम कर रहा है। अब हम चूंकि इस समय बिल्कुल खाली हैं, काम कुछ ज्यादा है नहीं, तो जाहिर सी बात है खाना खाते समय, मोबाइल को देखते समय इन लोगों की क्लिप्स आ जाती हैं। सोचते ये हैं कि हमें देखा जा रहा है, जबकि आप यकीन मानिएगा कि यूट्यूब पर अगर आप जाएं या मोबाइल पर आप जाएं तो इंस्टाग्राम के अंदर गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी सब चीजों को देखा जा रहा है। वजह उसकी है कि अभी राहुल गांधी ने कहा ना कि मोबाइल में बहुत समय गुजार रहे हैं हम लोग, तो गलती तो हमारी है कि दीपक चौरसिया को हम देख रहे हैं। ये आदमी किसी टाइम में पत्रकारिता का प्रतीक था, लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई उसके बाद इसके हाल देखिए क्या है। हद ये है कि शराब के नशे में एक बार ये जो है आ गया सामने और आकर के इसने जो हमारे सीडीएस थे उनके बारे में क्या क्या बातें कही। गलती तो निधि इसमें हमारी है, हम इनको देखते क्यों हैं। ये नमाजवादी और समाजवादी जो बात कर रहा है वो कह रहा कि मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए, फैक्ट्स क्या है जी? नमाजवादी क्या चीज है? नमाजवादी क्या चीज है? कोई बंदे की इबादत को आप उसको वादी बता देते हैं नमाजवादी, और उसे समाजवादी से जोड़ देते हैं, ये क्या बात हुई? समाजवादी अगर विशेष संप्रदाय की बात करती है या मुस्लिमों की राजनीति करती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग करते हैं अपने अपने वर्ग की, लेकिन उसे नमाज से जोड़ देना ये क्या बात है? हाँ, आप मुसलमान से जोड़ सकते थे, आप कह सकते थे कि विशेष संप्रदाय के लोग थोड़ा मुलायम सिंह की वजह से वोट देते हैं, ये बात, लेकिन आप तो उनकी इबादत के प्रतीक को, जो उनकी इबादत करने का तरीका है, उसको नमाजवादी कह रहे हैं। तो बताइए अब इससे, अब इसमें देखिए बात यह है कि हकीकत बात है इन लोगों को तो देखना ही बंद कर देना चाहिए। जी मैम।
लेकिन सर जाहिर तौर पर बात तो यही हुई ना कि ये जो प्रवक्ता हैं, जो भी विपक्षी दल है, वो अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए उठा सकते हैं। तो आखिर यहाँ पर गलती सिर्फ दीपक चौरसिया की तो है ही नहीं, क्योंकि एक तो वो विरोध ठीक से नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं सिर्फ कि मैं कड़ी आपत्ति जाहिर करता हूँ। इसके बाद भी बार बार दीपक चौरसिया जो है वो बोलते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, आप लोग नमाजवादी हैं। तो उन्हें उसी वक्त डिबेट से उठकर ही चले जाना चाहिए था, कम से कम इतना कर सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया से तो आवाज उठा ही सकते हैं। और वहां पर क्या कौन सा प्रसाद आके लेने जाते हैं ये सारे ही प्रवक्ता, जब इंडिया गठबंधन एक तरह से बॉयकॉट कर चुका है, फिर भी जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो भी उन्हीं जो एंकर हैं उन्हें इंटरव्यू भी देते हैं, उनके साथ डिबेट में भी बैठते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। आप भाटी साहब को उठाने की बात कर रही हैं, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया की अगर आप बात कर रही हैं तो आप बताइए, देश के अंदर ऐसा कौन सा सोशल मीडिया है जिसके संसाधन इतने ज्यादा जितने इन बागड़ बिल्लों के? इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पुराने जड़ें आ चुकी है ना। आप देश का कोई सा भी मीडिया ऐसे नहीं बता सकती कि जो सोशल मीडिया पे है और उसके इतना प्रचार प्रसार, इतने संसाधन है, बहुत लिमिटेड संसाधनों के साथ काम कर रहा है सोशल मीडिया, और वहां पर भी इन लोगों की एंट्री हो गई है। एक क्वाइंट करके जो हुआ करता था, मैं आपको बताऊं, किसी जमाने में चैनल 18 की जो स्थापना की थी, वो गंजे से हैं व्यक्ति, बहल साहब नाम है उनका, बहल, मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ, राघव बहल है शायद। उन्होंने बेचा था अंबानी को ये 2014 में। अब उन्होंने उसके बाद क्विंट बनाया, क्विंट को अडानी ने ले लिया फिर दोबारा से। तो अगर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार भी हो रहा है तो उसके पीछे भी तो पड़ा हुआ है ना अडानी जगत, वो खरीद लेगा। तो ये बाटी साहब कहाँ जाएंगे? अगर जाएंगे फिर दोबारा कौन देखेगा बताइए? अब जनता तक तो अपनी बात पहुंचानी, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता था कि दीपक चौरसिया का नाम उस वाले लिस्ट में था जिसको लोग बागड़ बिल्ले कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कहना है 10-15 बागड़ बिल्ले हैं ये। एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, आप कहेंगे मैं फिल्मी बातें बहुत करता हूँ, उसमें जो है अनिल कपूर जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो उसका जो पीए था वो था परेश रावल, तो उससे एक लिस्ट लेकर आता अधिकारियों की, तो कह रहा है साहब यही बागड़ बिल्ले हैं। तो ये 15-20 बागड़ बिल्ले हैं जैसे लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो लोगों को कोट कर रहा हूँ। तो ये बागड़ बिल्ले हैं, इनके यहाँ नहीं जाना चाहिए था भाटी साहब को। लेकिन कहाँ तक बचेंगे ये लोग? एक्चुअली दूसरी बात, प्रचारक के रूप में नहीं, एंकर के रूप में स्टार भी तो बन चुके हैं ये लोग। सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, ये तमाम जितने भी लोग हैं इनका नाम देखते रहिए, और बाकी लोगों का नाम कहाँ आता है? अब उनको तो ये कहने लगे हैं, ये रवीश कुमार हुए, आप जैसे कुछ लोग हुए, कि साइड में पड़े हुए हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप ये मत समझिए सोशल मीडिया पे ये लोग नहीं आ गए, बूढ़े बूढ़े पत्रकार, एक मैंने देखता हूं मैं चैनल, वो अखबार में लिखा करते थे, यकीन मानिए वंदना कर रहे हैं वो मोदी जी की, पढ़ा लिखा बूढ़ा आदमी है, उसके एडिटोरियल आते थे, उसका आर्टिकल हम पढ़ा करते थे। भानु प्रताप शुक्ल, इनके साथ, उसका नाम में ले ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस कैटेगरी का वो बंदा है। मैंने लिखा, मैंने कहा अंकल आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके पैर लटक रहे हैं कब्र में, लेकिन आप कम से कम जमीर की तो सुनिए। इस समय आप बिल्कुल ऐसी वो, मतलब हर मोदी जी की हर बात को वकालत करते हुए उसको जस्टिफाई करने आते हैं रोजाना, खबर के नाम से उनका एक चैनल है। तो अब तो ये उस पर भी आ गए हैं। आप अगर सोच रहे हैं ना कि सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, नो डाउट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी एंट्री यहाँ पर भी हो गई है। तो ये लोगों का तो बहुत लंबे हाथ हैं, कानून से लंबे हाथ हैं इनके। निधि जी बताइए। और अब तो जाहिर तौर पर सारे एंकर भी जो है, जब से राम मंदिर की बात उठी है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई है, तो सभी राम भक्त बन गए हैं। सुधीर चौधरी का भी यही हाल है। कल के प्रोग्राम में वो यही कह रहे हैं नए साल पर अपने यहाँ रामचरितमानस लाएं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लोग इस पर कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी महंगाई की बातें नहीं कर रहे हैं। आप ठीक है, आप राम भक्त हो सकते हैं, रामचरितमानस अपने घर में, सभी के घर में रखी रहती है, हमारे घर में भी है, लेकिन जिस तरह की बातें ये एंकर कर रहे हैं, क्या उन्हें शोभा देता है? एक बार तो निधि जिनकी आप बात कर रही हो, मैंने भी वो प्रोग्राम देखा, बल्कि मैंने बनाया भी था उस पे एक बंदा लिख रहा है कि तुम मणिपुर पर नहीं बोलोगे, बड़ी बदतमीजी के साथ बोल रहा है वो, मतलब अब मजबूरी है कि डिजर्व भी करते हैं। वो लिखता है कि तू मणिपुर पर नहीं बोलेगा, इस पर बोलता है। सुधीर चौधरी के बारे में तो आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उसके अंदर क्या हुआ कि लोग नगर निगम के जो इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया। उसने गोया के, एग्जैक्टली नहीं, गोया के दिल्ली के लोगों को हरामखोर बता दिया था। मैंने कहा एग्जैक्ट नहीं, फ्री का खाने वाला बता दिया था।
मतलब अगर वोट कोई बंदा दे रहा था आम आदमी पार्टी की स्कीम की वजह से, तो उसको उसने बिल्कुल ऐसा बताया फ्री की खाने वाला, और दिल्ली की जनता पे बरस पड़ा था। उसको इतनी तकलीफ हुई नगर निगम के इलेक्शन के हारने की भारतीय जनता पार्टी की, कि उसने बस अपने दिल पे हाथ नहीं रखा। दिल पे हाथ रख लेता तो उसकी पीड़ा और पता चल जाती। तो वो तो बराबर कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अब तो ये इन लोगों को देखो तो सही। आप, मैंने कल किसी प्रोग्राम में आपके यहाँ कहा कि जितने भी अखबारात हैं उसमें कोई भी अखबार आपको रोजाना हिंदी के अखबार ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें आपको ये अयोध्या के अंदर पत्रकार खड़ा हुआ ना मिले और इसके बारे में जिक्र ना करें। कल एक नया चैनल देखा, उसको चैनल को चलाने वाला अपने आप को जादूगर बताता है, हमारे साथ भी काम किया उसने। उसने नया चैनल शुरू किया तो उसके एक पत्रकार अयोध्या के एक मंदिर में, उसमें सॉरी हलवाई की दुकान में जाकर लड्डू पे बखान दे रही थी। और वो लड्डू के बारे में ऐसा जिक्र कर रही थी कि मुझे भी अच्छा लगा। मैंने चलिए हमारे कम से कम पास होते तो मांग तो लेते लड्डू। तो वो लड्डू के बारे में उसकी विशेषताएं बता रही। अब बताइए आप मुझे, अयोध्या में जाकर के अब वो एक वो अमन चोपड़ा है, वो भगवा रंग का कुर्ता पहन के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खड़ा होकर अपनी बात बता रहा। मैं कोई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा एक घटना होने जा रही है, बहुत बड़ी खबर भी है, श्री राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दुनिया की तमाम खबरों से पीछे हटा दें। आईपीएस हैं जूलियो रिबेरो, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कल ट्विटर पे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको कोट किया। उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर भगवा पाकिस्तान बनाना चाहती है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों का और हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, माइनॉरिटी में है ना पाकिस्तान में ईसाई और हिंदूज, इस तरह से भारत के अब इस बात पर गौर करें ना, ये पत्रकार अगर है, पत्रकार का मतलब क्या था। निधि, अगर 1-1.5 मिनट का आप समय दें तो मैं पत्रकारिता की बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी कि पत्रकार का काम था कि जो समाज में हमारे चल रहा है, जो सरकार कर रही है, उसको इकट्ठा करके वो बता दे। ठीक है, सरकार उसको सुनेगी, सरकार सुनेगी, अपनी गलतियां पहचानेगी, उसके गलतियां अपनी नीतियों को आगे पीछे करेगी, उसका कानून बनाएगी, और वो नीतियां और कानून बना करके हमारी ब्यूरोक्रेसी को दे देगी कि साहब इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। ब्यूरोक्रेसी का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना, समझ गई। अब अगर वो नहीं पहुंचता है तो फिर इसी पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि साहब आपने नीतियां बनाई थी, लेकिन आपका ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से या आपकी नीति में ये खामी थी, ये चीज लोगों का फीडबैक निकल कर आया, फिर दोबारा सरकार को दिखा देगा। ये था पत्र। पत्र का मतलब सूचना। आपको मैं पत्र लिखता हूं, सपोज कीजिए, तो मैं आपको कोई सूचना दे रहा हूं, कोई बात बता रहा हूं, अपना हाल बता रहा हूं। तो रिपोर्टर का काम था समाज का, नीतियों का, विभागों का हाल बताना सरकार को, लोगों की तरफ से सरकार को उस चीज को आगे पीछे करके बताना। अब तो हो ही रहा कि सरकार का जो एक बंदा है बहुत बड़ा, नाम मैं बताऊंगा नहीं, आपके चैनल पे कई बार नाम आया उसका, वो सुबह को एजेंडा तय कर देता है सारे चैनल्स का। अब सुधीर चौधरी की हिम्मत है, इसकी नौकरी के बारे में मैं आपको बताऊं, लोग और कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कोई इसका एविडेंस तो है नहीं। पीएमओ ने आज तक को बाकायदा इंटरवीन करके कहा कि इसको बेरोजगार को नौकरी दे दो। जब ये सुबह जी न्यूज से निकाला गया है या निकला है सुधीर चौधरी, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी का कार्यालय एक्टिव हो गया कि यार हमारा इतना पुराना जो है, ये क्या कहते हैं, मैं चाटुकार तो नहीं कहूंगा, इतना प्यार पुराना वफादार है, इसकी रोजी रोटी का तो इंतजाम करना है। बाकी रोजगार तो मिला नहीं है, लेकिन सुधीर चौधरी बेरोजगार फिर रहा था, उसे फौरन ही इंतजाम कराया देश के सबसे बड़े चैनल कहे जाने वाले आज तक। और वो आता है शाम को 10 बजे, अपना बखान देता है, बयान करता है, सत्संग करता है। अब राम कथा तेरे कहने से करेंगे क्या लोग? रामचरितमानस का वर्णन तेरे कहने से करेंगे? और तू कहेगा तो भगवा कपड़े तो पहन, कोट पैंट पे आया तू ईसाई बनकर, मतलब अंग्रेज बनकर सॉरी, और आके बता रहा कि नहीं इस साल में जो है आपको रामचरित, अरे ये साल नहीं, तेरी नजर नए साल पे नहीं है, तेरी नजर जो है ना बेसिकली, तेरी नजर जो है बेसिकली 2024 के इलेक्शन पे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और जिस तरह से बीजेपी के एजेंडे को ये सारे एंकर फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और 2024 में अगर, क्योंकि बहुत बड़ा तबका जो है वो गोदी मीडिया को देखता है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ जाता है, चाहे जितना भी आप कह ले कि बॉयकॉट करो, लेकिन हाथ जो है लोगों की टीवी पर ही जाता है, टीवी की रिमोट पर ही। तो ऐसे में बीजेपी को हराना क्या विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते जो ये क्या कह सकते हैं विपक्ष के जो लोग हैं निधि, अगर ये अपनी थोड़ी सी ऐसे काम करके दिखाएं कि इसके अंदर वो
ये जाहिर कर दें कि अपनी जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां, उसको उजागर कर दें सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा आपने कहा। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया की इतनी रीच नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी रीच है, अगर उतनी रीच के साथ वो अगर अपना काम कर देते हैं, अपने मुद्दों को बता देते हैं, इनके मुद्दों से लड़ लेते हैं, तो मोदी जी के इस पूरे के पूरे, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन लोग कह रहे हैं परपंच, धर्म के नाम से जो परपंच हो रहा है ना, उससे शायद निकल सकते हैं देश की जनता। एक बड़ा वर्ग तो देखिए निकलना नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर, मुद्दों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर अगर इस काम को किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ निधि कि शायद वो उसको कामयाब हो जाए। वरना मौजूदा दौर में जिस तरह से गोदी मीडिया या प्रिंट मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार का सहायक बना हुआ है, वो तो लग नहीं रहा है कि वो कुछ काम कर पाए। जी मैम। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो आपने देखा ही कि किस तरह से गोदी मीडिया बिल्कुल ही बेशर्म हो चुका है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसी को कुछ भी नहीं समझ है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की भक्ति में लीन रहना है और कुछ भी बोलना है। उन्हें पता है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है जो उन्हें बचा ही लेगा, किसी तरह की कोई कार्रवाई का डर नहीं है और जो मन करे वो बस बोलते जाना है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।